जो ईडी है और ये जो सीबीआई है और जो इनकम टैक्स है, ये भाजपा के आज ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं. प्लीज़ डू नॉट थिंक दैट कांग्रेस इज अ मी टू कि जो बीजेपी करेगी वो हम करना चाहती है. यू कैन हैव एक्सपेंशनिज्म एंड विश फॉर ऑपोजिशन यूनिटी एट द सेम टाइम. इट डजंट वर्क लाइक दैट. इफ यू आर पॉलिटिकली अग्नोस्टिक, आइडियोलॉजी अग्नोस्टिक, मतलब आइडियोलॉजी से आपका कोई ताना बाना नहीं है, तो आप ब्यूरोक्रेसी में जाइए. राजनीतिक दल में क्यों है? जाने से पहले हिमंता बिश्वा शर्मा जी बहुत खराब है. वो बोलते हैं कि गुजरात के पाइप में मुस्लिम का खून दौड़ता है. जो मैं बोलता हूँ ना कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है. हिमंता बिश्वा शर्मा जी के साथ अनेक और लोग हैं जो पहले जब भाजपा के बाहर होते हैं तो भ्रष्ट होते हैं, और जैसे भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो दूध से धुले हो जाते हैं. कहीं ना कहीं बंगाल के लोग भी आज ममता जी के सरकार के साथ थोड़े बहुत असंतुष्ट है. ऑक्सफैम का कोई नकारात्मक रिपोर्ट आता है, इकोनॉमिस्ट का कोई नकारात्मक रिपोर्ट आता है, एचडीआई में हम अच्छा नहीं करते, अच्छा ये एंटी नेशनल. 80 के दशक में विरोधी दलों को प्रचार करने के लिए रोका जाता है. आज के मॉडर्न डे डिक्टेटरशिप में जब हम बोलते हैं राहुल जी को बोलने दो, राहुल जी को बोलने दो संसद में, तो हम सडनली माइक ऑफ हो जाता है. हमारे विफलताओं के कारण कुछ हमारी खामियां थी जिसके कारण लोग आज हमसे अलग हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीवन्स नेम बिकॉज आई हैव नॉट कम हियर फॉर अ तू मैं सेशन. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today my guest is young Indian politician Gaurav Gogoi. He's a second-generation Congress politician, being the son of former Chief Minister of the state of Assam, Tarun Gogoi. You would have often seen Gaurav in Parliament seated near Rahul Gandhi, but generally Gaurav keeps a low profile, quite like most politicians from Northeast India. In the podcast, I will speak to him about his political career as well as politics of Northeast India. Joining me in this podcast is my colleague Siddharth Sharma. Gauravji, thank you very much for being part of the podcast. Thank you. You are the son of Assam's longest-serving Chief Minister. He was Chief Minister of Assam for 15 years. Was it natural for you to enter politics? Was it understood in the family that you would do this? Never. In fact, I did not have an interest in electoral politics. I was interested in history. I was interested in India's political history. I was interested in international relations. But I never had an interest in joining electoral politics. So for the period when my father was chief minister from 2001 to 2016, it is only around 2011-12 when I moved back initially विद द होप कि मैं वहाँ जाकर, क्योंकि मैंने पहले सामाजिक संस्थाओं में काम किया है, तो मैं प्रवाह और विभिन्न अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एमनेस्टी इंटरनेशनल, और मेरी मास्टर्स भी उस संदर्भ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रही थी. तो मेरा मकसद 2010-11 में यही था कि मैं असम में जाकर जो मेरा अनुभव है, बाहर रहकर, बाहर पढ़कर, बाहर काम कर कर, उस अनुभव को मैं अपने गृह राज्य में लाना चाहता हूँ, जो बहुत से हमारे असम के युवकों का वैसे ही सपना रहता है. और उसी संदर्भ में ये देखते हुए कि राजनीति ने किस प्रकार से असम और उत्तर पूर्वांचल में शांति लाई, किस प्रकार से राजनीति से हम समाज को जोड़ सकते हैं, तो उसी से ही मेरा रुचि पॉलिटिक्स में आया. नहीं तो उससे पहले तो मेरे पिताजी के बहुत कहने के पश्चात भी मैंने बोला कि पॉलिटिक्स में तो कभी नहीं आना. इनफैक्ट मेरी पत्नी मेरे से कंप्लेन करती है, क्योंकि हम तो 2010 में मिले और तब मैंने यही कहा था कि मैं पॉलिटिक्स में मेरी रुचि नहीं है, लेकिन फिर अब 2010 और 2023 में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है. तो 2014 में और फिर अगेन 2019 यू वन बोथ द इलेक्शन. 2019 में तो देयर वाज अ मोदी वेव. इन स्पाइट ऑफ दैट यू वन द इलेक्शन. सो व्हाट डू यू क्रेडिट दैट व्हाई डू पीपल वोट फॉर यू? 2014 में भी आप नए आए थे पॉलिटिक्स में. एट दैट टाइम वाज इट बिकॉज यू वन बिकॉज यू आर तरुण गोगोई's son? 2019 में तो यू वुडंट हैव गॉट री इलेक्टेड अगर आपने कुछ किया नहीं होता. तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके प्रति क्या इंटरेस्ट है? व्हाई डू पीपल ट्रस्ट यू? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि राजनीति में घुसने से पहले ही मैं सामाजिक संस्थाओं में काम करता था, और लोगों से मिलना, गाँव में जाना, विभिन्न समाज के वर्गों से मिलना मुझे अच्छा लगता है, और मेरे लिए कोई नई बात नहीं है. सो पॉलिटिक्स, द ग्रासरूट पार्ट ऑफ इट, मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी. तो कहीं ना कहीं मेरी तरफ से एक ऑनेस्टी, एक सिंसियरिटी लोगों ने देखा, और दूसरी मेरी हमेशा ये
उम्मीद रही है, आशा रही है, मेरा संकल्प रहा है कि जिस प्रकार से जो राजनीतिक छवि मेरे पिताजी ने बनाई है, जो राजनीतिक सिद्धांतों के साथ उन्होंने इतने साल असम में काम किया है, उन्हीं सिद्धांतों को मुझे आगे लेके जाना है। तो जब लोग मेरे काम को देखें तो उनको मेरे पिताजी की आदर्श और उनके काम करने का ढंग, उनकी सरलता और लोगों से जैसे वो जुड़ते हैं वो दिखना चाहिए। और साथ ही साथ जो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो मेरी जो व्यक्तिगत राय है, कुछ विषय पर जो मैंने खुद मेरा अध्ययन रहा है, उस पर उनको जो युवा पीढ़ी है उस पर मेरे साथ उनका एक संबंध बनना चाहिए। तो बहुत से कारण हैं। मैं हमेशा श्रेय देना चाहूँगा कि देखिए, राजनीति खासकर कि भारत में एक रिश्ते के अनुसार होती है, और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ उस वहाँ के लोगों और मेरे पिताजी और मेरे घर के साथ बहुत एक लंबा रिश्ता है। उस रिश्ता को आप चाहे मोदी वेव, मोदी सुनामी या जो भी कह ले, वो रिश्ता नहीं टूट सकता है, और रिश्ता में हम कहीं दरार भी आने नहीं देते। So we were talking about your family, I can well understand what you're saying is because there was this deep connect with your father as far as the constituency and as far as the state is concerned. But you've been very critical of Himanta Sarma, the current chief minister of Assam. What are the major reasons for the conflict with Mr. Sarma, because he was also part of the Congress party. Those who don't know, who are living abroad and don't know the politics of Assam and of Northeast, Mr. Himanta Sarma was part of the Congress party. He broke away because of various reasons. You can go into the podcast that we had with Mr. Sarma. We've had Mr. Sonowal also in the podcast. So the politics of Assam is very personality oriented, and there was a kind of a vacuum after Mr. Gogoi passed away. So I want to know, what is it that why is there such an acrimonious relationship between you and Mr. Sarma? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा व्यक्तिगत रूप से किसी भी राजनीतिक दल के नेता के साथ मेरा कोई बुरा मेरा रिश्ता नहीं है। और मैं अगर इस प्रश्न का राजनीतिक उत्तर देना चाहूँ तो पूछना उनसे चाहिए कि एक दल में जब वे 22 साल थे और ज़्यादातर उन्होंने सत्ता ही देखा, तो क्या कारण है कि जब उन्होंने उस दल को किसी भी कारण से उनको छोड़ना पड़ा, तो वो ऐसे दल में गए जिसका राजनीतिक विचारधारा पूरा विपरीत है। देखिए, मैं राजनीति और मैं जो मेरे पिताजी के राजनीति को जो मैंने अध्ययन किया है, हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, लेकिन राजनीतिक ये जो कुछ लोग कहते हैं कि हम विकास करने के लिए आए हैं और विकास करने के लिए हमने भाजपा में शामिल किया या राजनीतिक रूप से विपरीत दल में शामिल किया, तो अगर इफ़ यू आर पॉलिटिकल अग्नोस्टिक तो ब्यूरोक्रेसी में ज्वाइन करिए। इफ़ यू आर पॉलिटिकली अग्नोस्टिक, आइडियोलॉजी अग्नोस्टिक, मतलब आइडियोलॉजी से आपका कोई ताना बाना नहीं है, तो आप ब्यूरोक्रेसी में जाइए, सिविल सर्विस दीजिए, जिसकी भी सरकार आएगी आप उनके साथ काम करेंगे, या बिजनेस में जाइए, फिलांथ्रोपी करिए। राजनीतिक दल में क्यों हैं? राजनीतिक दल में सबसे पहले आप एक सिद्धांतों के लिए आए हैं, और राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होने का आपका ये मकसद है कि उन सिद्धांतों को आपको लोगों के पास ले जाना है, चाहे आपके पास सत्ता हो या ना हो। तो 22 साल के बाद एक विचारधारा के बाद दूसरी विचारधारा में उन्होंने ऐसा विपरीत विचारधारा उन्होंने क्यों पकड़ा, वे ही जाने। जो टाइमिंग है, और वो भाजपा की ये तो खासियत है, खूबियत है कि जाने से पहले हिमंता बिश्वा शर्मा जी बहुत ख़राब है। वो बोलते हैं कि गुजरात के पाइप में मुस्लिम का खून दौड़ता है। इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को भाजपा पहले कहती है कि हम आप पे जांच करवाएंगे। ऐसे भाषा सुनकर भाजपा पहले बहुत उत्तेजित होती थी कि क्यों ऐसे बोलते हैं, और बहुत आज तो हिमंता बिश्वा शर्मा जी बहुत सरल भाषा है, जो अगर आप उनकी पुराने भाषा अगर आप वो निकालेंगे तो पता चलेगा कि कितने और उन्हें बातें उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ, वर्तमान के प्रधानमंत्री के खिलाफ कहा। उसके बावजूद भी भाजपा उन्हें शामिल करती है। पहले बोलती है कि शारदा में आपका हम जांच करेंगे, आपके परिवार के सदस्यों को हम बुलाएंगे, और जब भाजपा में शामिल हो जाते तो सारे केसेस ड्रॉप। तो बेसिकली जो ईडी है और ये जो सीबीआई है और जो इनकम टैक्स है, ये भाजपा के आज ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। ये ढूंढते हैं कि विभिन्न दलों में स्कैम्स के साथ कौन जुड़े हुए हैं, उनके पास सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी भेजते हैं, उनको अपने दल में शामिल करते हैं और फिर
केसेस ड्रॉप हो जाते हैं. तो CBI, IT, ED have become recruitment arms of the Bharatiya Janata So Party. you think that Mr. Sarma was recruited because of that? The cases have dropped. The Mr. Aluwalia, I remember, used to come to Assam and say सबसे पहले हम इनके खिलाफ केस करेंगे. भाजपा came up with a booklet. आज booklet आपको मिलेगी नहीं, बट भाजपा used to come up with a booklet. उसमें लुइस बर्जर स्कैम और हिमंत बिश्वा शर्मा जी का नाम उल्लेख करते हैं. और उसके बाद जैसे ही हिमंत बिश्वा शर्मा जी शामिल हो गए तो वो बुकलेट चली गई, वो स्कैम चला गया, वो जांच पड़ताल चला गया. Even if I was to grant you this, or grant the Congress party this thing, that maybe Mr. Sarma was lured by Not the only ED. Mr. Sarma, there are many others. Okay. He is one of many. No, others, yes, I can imagine. But suppose Mr. Sarma was recruited only for that reason, and Mr. Sarma comes in the hypothetical situation that he came in because of that. Look at the way he has transformed the numbers game in the Northeast. He has delivered for the BJP. Would he be working like the way he's working? And not just in the Northeast. Across the country he travels. From Telangana onwards, he goes everywhere. Would he be working with this kind of a zeal for a party which would have twisted his arm to bring him into the BJP? Well, first of all, I don't know ये इंटरव्यू मेरे पे है या हिमंत बिश्वा शर्मा पे है. I will get to मतलब that. मुझे लग रहा है कि मैं गलत आपने व्यक्ति को बुला लिया, उनको बुलाना चाहिए था. पर दूसरी बात यह है कि आई मस्ट स्पीक ऑब्जेक्टिवली. और ये जो बोलते हैं कि एक व्यक्ति के कारण उत्तर पूर्वांचल के राजनीति में बहुत बदलाव आया है. आई थिंक दैट जर्नलिज्म इज अ बिट लेजी. उत्तर पूर्वांचल बहुत कॉम्प्लेक्स है. उत्तर पूर्वांचल की हर राज्य की राजनीति बहुत कॉम्प्लेक्स थी. एक टाइम पे उत्तर पूर्वांचल के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री कांग्रेस दल के मुख्यमंत्री थे. उस समय भी हम कोई ऐसा नहीं वक्तव्य नहीं देते थे कि एक व्यक्ति या एक मुख्यमंत्री पूरे उत्तर पूर्वांचल पर प्रभावित कर सकता है. तो ये जो नैरेटिव है, must be suiting Himanta Biswa Sharma and all his media friends here, but I think it's very lazy to report the Northeast as one entity. Cool, you can call the media lazy. What about the Congress? You had a complete sway in the Northeast. Now where are you? So is that laziness on the part of the Congress or the media in reporting this? If you look at the history of the Northeast, जो Northeast के जो विभिन्न राज्य हैं, उन राज्यों के जन्म से कांग्रेस पार्टी जुड़ा हुआ है. चाहे शिलोंग अकॉर्ड हो, मिजो अकॉर्ड हो, असम अकॉर्ड हो, उस पल से जब विभिन्न राज्यों को उनको राजनीतिक दर्जा मिला, उस पल से कांग्रेस पार्टी जुड़ा हुआ है उत्तर पूर्वांचल के साथ. तो आज अगर उस समय से आज वर्तमान में अगर कुछ समय हम सत्ता के बाहर हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अब उत्तर पूर्वांचल में नहीं है. तो ये जो मुझे लगता है कि है ना, कौन से राज्य में you're तो in power? अगर आप वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक इन अ लॉन्ग पीरियड. Gaurav ji, 7 states, now 8 they're saying because you joined in Sikkim. 7 sisters, and now it's called Ashtalakshmi. And you're not in power even in one state. Doesn't it bother your party and doesn't it bother you as a young politician? See, it bothers me as a party because we want to do well in elections also. लेकिन at the same time, it doesn't bother me as a person or as a politician because I know it's a slice of time. अगर वास्तविक में हमारी विचारधारा और हमारे दल को उत्तर पूर्वांचल के लोग स्वीकार नहीं करते, तो हमेशा पहले ही हमको नज़रअंदाज कर देते हैं. आज भी अगर आप देखें, आपको लगता है कि भाजपा बहुत अच्छा कर रही है उत्तर पूर्वांचल में. भाजपा की सरकार मणिपुर में है, भाजपा की सरकार त्रिपुरा में है, भाजपा की सरकार असम में है, लेकिन मेघालय में भाजपा की सरकार नहीं है. वो कहना चाहते हैं उनकी सरकार है, पर उनके विधायक 2 हैं. Doesn't matter. आपकी है क्या? आपकी तो नहीं है ना. मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये तो पहले एडुकेट करना चाहता हूँ ना, क्योंकि भाजपा मेघालय में. Doesn't matter what Bhajpa is saying. I'm talking about your party. It might not matter to you, but let me allow me to complete. Okay. Because because Bhajpa says it is our government. We've swept the Northeast, right? That's what media also likes to say. They've swept the Northeast. Ma'am, they are not in Meghalaya. They are 2 MLAs. Madam, they are not in Mizoram. It's a regional party. Madam, they are a very junior partner in Nagaland. It is the regional party there. Madam, they are not there in Sikkim. Okay? They have hardly any MLAs there. It's basically a regional party. So if you say what has happened in the Northeast, कि जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस,
और वहाँ पे कुछ क्षेत्रीय पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टी आज के तारीख में हर राज्य के 15-10 साल कांग्रेस शासन के बाद आज वो क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी के समर्थन से अच्छा करी है। बीजेपी 1-2 राज्य में है जहाँ पर आपको लगता है कि क्या यही है, यही व्यवस्था बनी रहेगी, तो राजनीति इतनी सरल नहीं है। जैसे ही सत्ता आज उनके पास है, हम संघर्ष करेंगे, हम काम करेंगे। सर सीधी बात ये है कि संगठनात्मक तौर पे तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रही, भूल रही। सीपी जोशी सारी नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी आपने बनाई, उसको सारी स्टेट्स के इंचार्ज वो रहे। उसके बाद लुजियानो फिलेरियो रहे। आज भी आपने जो है नभाम तुकी साहब को बना रखा है नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का, लेकिन वो कभी उनकी मीटिंग्स नहीं होती, वो सीरियसनेस वहाँ नहीं दिखाई देती, ऑर्गेनाइजेशन ही दिखाई देती, आपकी सीरियसनेस नहीं दिखाई देती। मुकुल संगमा रातों रात 20 विधायक लेके टीएमसी चले जाते हैं, कांग्रेस को खबर नहीं होती। और अब आप इस बात के लिए आप अपना श्रेय ले सकते हैं कि मेघालय में आपने नए लोगों को लेके आए आप, लेकिन आपकी पुरानी लीडरशिप चली गई। भुवनेश्वर कलिता सुबेरे 9 बजे जो आपके चीफ व्हिप है राज्यसभा में, व्हिप जारी कर रहे हैं, और 11 बजे जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनका इस्तीफा पढ़ते हैं। तो ये तो एक बड़ी चूक संगठनात्मक तौर पे भी तो है, जो एक कमी, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की अगर संगठन नहीं होती तो असम मणिपुर में 15 साल की सरकार नहीं होती, मेघालय में 10 साल की सरकार नहीं होती, मिज़ोरम में लालथनवाला जी बहुत समय के लिए वो मुख्यमंत्री थे। तो एक संगठन है, जनसंपर्क है, काम है। हाँ, पिछले 2 चुनाव में हमारा ये जो परिणाम है अच्छे नहीं हैं, पर क्या ये परिणाम हमेशा के लिए रहेंगे? जिस प्रकार से हमने 15 वर्ष का हमने सत्ता देखा, अब हमने पिछले 6-7 सालों से हम विपक्ष में हम काम करते जाएंगे और सत्ता दोबारा आनी है। इसको लेकर ये समझना और कि कांग्रेस का ऑर्बिचुरी लिखना मुझे लगता है बहुत प्रीमेच्योर होगा। जहाँ तक विभिन्न व्यक्तियों के जिनका नाम आपने उल्लेख किया है कि ये चले गए, वे चले गए, ठीक है, वो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से उत्तर पूर्वांचल जो वोटर है, वो आज भी हमारा वोट से अगर आप देखें तो घटा नहीं है। अगर आपने बात की मेघालय की, मेघालय में दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा कहती है, और आपके प्रिय असम के मुख्यमंत्री भी वहाँ पे बहुत गए, तो वहाँ पे इतना कुछ करने के बाद भी उनके 2 ही विधायक आए, हमारे 5 आए हैं, हमारे कम है। लेकिन मेघालय इज़ अ क्लासिक केस, जो मैं बोलता हूँ ना कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, और हिमंत बिश्वा शर्मा जी के साथ अनेक और लोग हैं जो पहले जब भाजपा के बाहर होते हैं तो भ्रष्ट होते हैं, और जैसे भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो दूध से धुले हो जाते हैं। इस निर्वाचन में, मेघालय के निर्वाचन से पहले गृह मंत्री अमित शाह जी क्या दर्जा देते हैं मेघालय को, मेघालय के कॉनराड संगमा सरकार को, कि देश में सबसे अव्वल नंबर भ्रष्ट सरकार ये कॉनराड संगमा की सरकार है, जिसमें उनके खुद के ही 2 विधायक और 2 मंत्री थे। प्रधानमंत्री जी भी यही जाके कबूल करते हैं, और जैसे ही सरकार उनकी बनती है और आंकड़े उनके पास है, तब हमारे भाजपा के मित्र क्या करते हैं, हमें भी शामिल कर लो, हमें भी शामिल कर लो। अरे एक टाइम पे बोला सबसे भ्रष्ट है, अव्वल नंबर 1, और उसी सरकार में आप दोबारा शामिल होना चाहते हो। तो ऐसे बहुत कारण हैं जिसकी जो भाजपा की जो क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस है, एक टाइम पर मुझे लगता है कि ये नेचुरली ये कम होने वाला है, क्योंकि जो उनके जो सिद्धांत हैं कहीं ना कहीं उत्तर पूर्वांचल के साथ नहीं मिलते। उत्तर पूर्वांचल में हर राज्य इज़ अ मिनी इंडिया, विभिन्न ट्राइब्स, विभिन्न भाषाएं, और उन सबको साथ रखना बहुत कठिन है। उनको सबको साथ रखने के लिए आप ये 1 इंडिया, 1 कल्चर, 1 भाषा, 1 ट्राइब, ये वाला नहीं कर सकते। अगर आपको सबको साथ लेना है, नागालैंड के विभिन्न 100 ज़्यादा जनजाति उनको साथ लेना है, मणिपुर में लगभग 32 मेजर कम्युनिटीज़ उनको साथ में रखना है, तो you have to be democratic, you have to be open and transparent, and you have to be inclusive. And in ये spite of चीज़ें that, भाजपा में मुझे नहीं दिखते। Gaurav ji, in spite of that, 2 Christian majority states, right, they would rather choose a regional party which has an alliance or which tilts or leans towards the BJP rather than choose the Congress party which tries to or which gives the impression that they are secular. Why is that the case? If you are saying that janjati ke log hain and things like that, and this one nation, one language, one majoritarian which you're accusing the BJP of, people of that region prefer that instead of a so-called secular party. I don't agree. So if you talk about Mizoram,
it is a regional party in Correct. which BJP has absolutely no But presence. it's leaning, no, towards it. They would No. rather choose them than the Congress. I'm sorry. I think it is a clear vote for the regional party. I respect the regional parties of Northeast. वो हमारे विचारधारा के विपरीत हो सकते हैं, हमको इलेक्शन में जो हरा सकते हैं, पर आप उत्तर पूर्वांचल के क्षेत्रीय दलों को और बेहतर तरीके से आपको अध्ययन करना चाहिए. What about वैसे Nagaland? नागालैंड इज द सेम कॉन्सेप्ट. अगर आप नागालैंड में भी आप देखें तो नागालैंड में जो अभी हुआ है, You let go of Rio and you did not. You could have easily have had an alliance with them. What I'm trying to say is that the Congress doesn't understand this whole thing of taking a sacrificial route कि हम opposition में बैठ जाएंगे, सत्ता कभी ना कभी तो आएगी. You're waiting for the BJP to make a mistake. You're not going to do anything yourself. Sorry. No. I'm sorry, I'm sounding a little aggressive, but I'm asking you That this. is fine. That is fine. It is your prerogative, your choice, your selection, and your tone. That is Because completely your prerogative. You are But- giving this very zen-like attitude कि हम पीछे बैठेंगे, हम opposition में रहेंगे, हम सत्ता हमेशा तो नहीं आएगी. लोगों के लिए काम करने के लिए सत्ता तो जरूरी है ना. एक देखिए, इम्पोर्टेंट बात सर ये भी है कि आप मेघालय की बात कर रहे थे ना. मेघालय के अंदर आपका वोट परसेंटेज अगर 14 या 15% है तो टीएमसी जो पश्चिम बंगाल की पार्टी है उसका भी 12% वोट है. तो अगर कोई वोट शेयर कहीं फिक्स हो रहा है, कहीं से हट रहा है, तो वो भी कांग्रेस की तरफ नहीं आ रहा. 12% टीएमसी ले गई है. हो सकता है आप ये भी कह सकते हैं कि आप ही के लोग थे जो टीएमसी गए थे, लेकिन अल्टीमेटली अगर वोट शेयर के हिसाब से और नंबर्स में देखें तो फिर कांग्रेस वहाँ पे वहीं की वहीं है. और आप लोगों के पास प्लान क्या है, थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं, आप ही बता दें हमें कि प्लान क्या है. क्योंकि आप हमेशा कहते हैं आप कांग्रेस पार्टी ही एक नेशनल विकल्प है. अगर नेशनल विकल्प है तो नॉर्थ ईस्ट भी एक ऐसी स्टेट, नॉर्थ ईस्ट पूरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर भी अच्छे नंबर्स जो हैं एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहाँ से अच्छे खासे नंबर्स पे चुन के आते हैं. देखिए, ये आप दोनों जो ये भेंट देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सो रही है, कुछ काम नहीं कर रही, संघर्ष नहीं कर रही, उत्तर पूर्वांचल में हम सोच रहे हैं कि अपने आप सत्ता आ जाएगी, ये भेंट को मैं विनम्रतापूर्वक आपको लौटाना चाहता हूँ. मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं. विभिन्न जो वहाँ पे जो दबाव जो भाजपा अपनी ईडी, आईटी और सीबीआई को लेकर करती है, उसके पश्चात भी हम काम कर रहे हैं. और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपको नतीजा दिखेगा. अब मैडम, आई कैन नॉट बी ऑल दिस इज़ नॉट एन इलेक्शन रैली. This is not an election studio. So I if get I am that. being calm, please do not take that my party is not doing any effort. या मैं ज़मीन में काम नहीं कर रहा. I have seen you working, right? I have seen in this Tripura election, it was literally you solely running everywhere. Look You what are giving me now too much credit. I am. You're giving me. I am you're giving you credit only you're giving because me of too much credit, and again I must say. Where was your leader? Where was Rahul Gandhi I must in Tripura? again say, ये जो अब जो हम जो इलेक्शन जो हम कैंपेन करेंगे, क्या हम आपसे पूछेंगे कि कहाँ भेजना चाहिए? सेम क्वेश्चंस गेट आस्क्ड इन एवरी इलेक्शन. राहुल जी कहाँ हैं? प्रियंका जी कहाँ हैं? He's already reached Karnataka, no? Where was Allow he? me to finish. You were there कांग्रेस कहाँ है? everywhere. तो मैडम, हमें अपना इलेक्शन खेलने दीजिए. अब इसी जो हम जिस तरीके से खेलते हैं उसी प्रकार अरे, से to say this ना, गौरव जी, कि उसी कांग्रेस प्रकार से नड्डा जी के गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में हमने जीत हासिल की. Correct. Okay. ठीक है. Okay. Now you see what happened in Tripura. There was Nadda ji who came. There was Hema Malini who came. There was Yogi who came. There was Amit Shah who came several times. There was Modi who came. And you yourself said कि ये लोग क्यों आ रहे हैं? They are not part of this state. They are not. Why are they coming here? Why are you bringing? Is he going to be chief minister? I did not say that. You said why is Modi coming again and again? Why is the star campaigner coming? Yes, Yes, you did. yes. Right, you did say that. Right, but the point is, who else was there? You couldn't get Kharge ji also to come. You couldn't even get Kanhaiya, tribal leader. You couldn't get. It was just you going from everywhere. How much can a party rely on one person campaigning? Again, this very popular attempt in various media channels to portray that Congress party is not serious about election. It's a very old question. We get asked this question before every election. Because right? you lose. I will ask you. And still we win elections. We I'm talking about do Tripura better. now, Gaurav ji. Tell me about मैडम, Tripura. आप हिमाचल क्यों भूल रहे हो? हिमाचल में भी ये पूछते हैं. You are from Northeast India, so I'm The asking question you. is I you saw are- you campaigning there. I'm asking about you. So you are asking me about Why couldn't us. you bring But this is a Kharge ji? very common question.
कि ये अच्छा, क्यों I'm a किया, very वे common नहीं, journalist, वे I'm ये asking क्यों नहीं you किया, वे common नहीं किया। question. देखिए, इलेक्शन हर पार्टी का अलग अलग तरीका है। आप प्लीज, आप जो भाजपा जिस प्रकार से करती है उनका अलग तरीका है, वो उनके वो अलग अलग स्टार कैंपेनर्स तो जाते हैं, उसके पश्चात But they are winning. उसके पश्चात भी त्रिपुरा में होता है, उनका नतीजा अच्छा होता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के जाने के बाद, मेघालय में जाने के बाद उनके पास 2 ही आते हैं, राहुल जी मेघालय जाने के बाद 5 आते हैं। आप मुझे मेघालय क्यों नहीं पूछते? I'll ask you about ठीक है। Meghalaya. He asked you about Meghalaya. So You it's a very and different. You it's a got different Rahul difference. Gandhi to criticize Mamta ji in Meghalaya. Okay, fine. This is what happens. What happened later? Because Rahul ji criticized Mamta in Meghalaya, you have a TMC MP who turned around and said all kinds of things about Congress and said that we are not going to be part of the opposition, united opposition. We will not take Rahul Gandhi as the united opposition leader. Now, opposition unity has got dismembered because of this one comment made by Rahul Gandhi. So that's your understanding. My understanding is कि विपक्षी एकता बहुत ज़रूरी है, और विपक्षी एकता के साथ एक शक्तिशाली विपक्ष होने के लिए भी बहुत जिम्मेवारी है। और उसी के साथ विपक्षी एकता की अगर हम बात करें तो विपक्षी दलों जहाँ जहाँ है, विशेष रूप से क्षेत्रीय दल जहाँ जहाँ हैं, उनको अपने जो गृह राज्य है वहाँ पे उनको और ताकतवर होना है। टीएमसी की आप बात करते हैं, टीएमसी पिछले जो लोकसभा थे लगभग 18 लोकसभा सीट भाजपा लेके गई है। हाँ, उन्होंने विधानसभा में अच्छा किया, पर क्या लोकसभा में दोबारा वो अच्छा करेंगे, कह नहीं सकते। अभी टीएमसी के वहाँ पे उपचुनाव हुए, वहाँ पे टीएमसी दल हारी, कांग्रेस पार्टी वहाँ पे जीती। तो कहीं ना कहीं बंगाल के लोग भी आज ममता जी के सरकार के साथ थोड़े बहुत असंतुष्ट है। तो जहाँ पर उनको कुछ क्षेत्रीय दल, जहाँ पे उनको अपने ही गृह राज्य के, अपने ही सरकार और अपने दल के समस्याओं पे और जोर देना चाहिए, वो एक्सपेंशनिज्म की बात करते हैं। So you can't have expansionism and wish for opposition unity at the same time. It doesn't work like that. All right. So when TMC goes into Goa, when TMC goes into in Tripura, they are prioritizing expansionism over opposition unity. It's their prerogative again, but opposition unity does not work like that. And जहाँ पर विपक्षी एकता की बात आती है, आपने पिछले हफ्ते देखा कि लगभग 16-17 विपक्षी दल साथ होकर कांग्रेस के साथ हम पार्लियामेंट से ईडी तक दफ्तर जाने की हमारा प्रयत्न था। तो विपक्षी एकता बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है, और करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि और भी क्षेत्रीय दल आने वाले समय में जो उनका रुख है वो बदलेगा। You've been very critical about NEDA, NEDA. For our viewers, this Northeast Democratic Alliance, those who are not familiar with this, it is a political coalition formed by the BJP in 2016 against the Congress. And as we discussed earlier, Congress was the dominant party in the Northeast, in the 7 states which comprised of the Northeast, which the BJP turned around and made it 8 states. Now, we were talking about this. You've been very critical and talked about the NEDA and said that it doesn't work. It's just for electoral alliance, and you're saying that there is nothing that is holding that together. It is merely for electoral purposes. Do you feel that it's time that the Congress came up with some kind of a similar alliance? Please do not think that Congress is a me too कि जो बीजेपी करेगी वो हम करना चाहती है. Let me explain why NEDA has not worked. Can you imagine the पुलिस, 2 राज्य की पुलिस ने एक दूसरे पे फायरिंग की, असम और मिज़ोरम, और दोनों नेडा के हिस्से हैं। और ये भी उस समय हुआ कि जब कुछ महीने पहले गृह राज्य अमित शाह जी वहाँ नॉर्थ ईस्ट में गए और सभी मुख्यमंत्री और स्टेट डीजीपी को बुलाए। उसके पश्चात उनके उस मीटिंग के 1-2 महीने पश्चात 2 गृह राज्य के पुलिस कर्मी एक दूसरे पे गोली चला रहे हैं। 2 गृह राज्य के मुख्यमंत्री उस समय जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया एक दूसरे पर, वो भी नेडा के हिस्से, मिजोरम और असम की बात कर रहा हूँ। आज सीमा की बात करते हैं, असम में मेघालय सीमा पे भी आज मुठभेड़ हो रहे हैं, आज लोगों की जान गई है। ये हमारे टाइम में नहीं हुआ था मैडम। जब 15 साल हम असम में थे और कई साल हम मिजोरम में थे, हमारे पुलिस अफसरों के बीच में ऐसा गोला ऐसे शूटिंग नहीं हुआ था। दूसरी बात है कि आज जो मेजर प्रोमिसेस है नेडा के, कहाँ है उसका? उन्होंने नागा पीस फ्रेमवर्क को लेकर एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोटो लिया, वो फ्रेमवर्क कहाँ है? नागालैंड का 2 चुनाव आ चुके हैं, आज का फ्रेमवर्क क्या है नहीं हमको पता नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने बहुत से हमारे एनआरसी को लेकर, उन्होंने जो हमने कांग्रेस के समय पे एनआरसी जो हमने शुरुआत की, उस एनआरसी को वो लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले जा पाए।
आज असम की राज्य सरकार जिन राज्यसभा सांसद फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जिनके सुपरविजन में निगरानी में एनआरसी हुआ, उसी को राज्य सरकार चैलेंज कर रही है, कहती है कि इस एनआरसी को हम माने नहीं गई। दिस इज द एनआरसी कमिटेड इम्प्लीमेंटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, और उसको आप राज्य सरकार नहीं मान रही। कहा की बात करते हैं सिटीजनशिप एक्शन एक्ट, उसको लेकर उत्तर पूर्वांचल में बहुत एक माहौल पूरा ख़राब हो गया है। तो आप कौन सा जो पॉलिटिकल प्रॉमिस है ना, किसी को एसटी स्टेटस देना, कौन सा बड़ा पॉलिटिकल प्रॉमिस आज भाजपा ने किया है, एक के बाद एक हमको क्या बोलते हैं बिट्रे किया है। मुझे याद है गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये टेबल ठोक ठोक के कहा था असम अकॉर्ड के संदर्भ में कि जो काम राजीव गांधी नहीं कर पाए क्लॉज 6 वो हम करने वाले हैं। क्या क्या एक कमेटी बनाई, कमेटी का रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट फिर दोबारा उस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये बार बार उत्तर पूर्वांचल के लोग देख रहे हैं कि ये जो नेडा है इलेक्शन के टाइम में आती है, बट वास्तविक जो उत्तर पूर्वांचल के मूल इश्यूज़ है, निवेश, हमारे टाइम में डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में निवेश के लिए हमारे पास एक बढ़िया एक पॉलिसी थी, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस पॉलिसी। मान लो ये उस समय का PLI स्पेसिफिक PLI स्कीम, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्ट था, जहाँ पे वे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो नॉर्थ ईस्ट में निवेश करते हैं उनको 16 सब्सिडी मिलते हैं। आज वो स्कीम भाजपा के आने के बाद वो चली गई, तो देयर इज नो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इज़ अ ह्यूज इशू इन नॉर्थ ईस्ट। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के युवा आज बंगलोर में हैं, दिल्ली में है, पुणे में है, पर वहाँ नहीं है क्योंकि जॉब्स नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। तो ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ना विभिन्न राज्यों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना उस प्रकार का पॉलिसी है, ना जो मेजर प्रोमिसेस थे जो NRC को लेकर, असम अकॉर्ड को लेकर, नागा पीस फ्रेमवर्क को लेकर, ना उस पॉलिसीज़ में हमने कोई ठोस नतीजा देखा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नेडा इज़ नॉन एग्जिस्टिंग। कहाँ है नेडा? सर बस मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने सारी बातें तथ्य रख रहे हैं आप, लेकिन एक बड़ी बात ये भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पीठ हम कवर करते हैं तो प्रधानमंत्री आपकी सरकार जो UPA 1 UPA 2 में मनमोहन सिंह जी रहे, वो राज्यसभा सांसद असम से चुनकर आते थे। तो आज क्या वजह है आपको लगता है कि आपने जो काम किया, अगर आप जो गिना रहे हैं और आप जो कमियां गिना पा रहे हैं, या अपनी बातें अगर आप गिनाएं अपने समय की, वो वहाँ के लोगों तक आप क्यों नहीं पहुँचा पा रहे हैं? क्योंकि इन द एंड रिजल्ट्स मैटर। और दूसरा, एक मैं लाइटर मोमेंट्स पे ये बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से हट के बीजेपी ज्वाइन करी थी, तो एक किस्सा बहुत जो है वो बहुत पॉलिटिकल गलियारों में आम हुआ था कि कुछ राहुल गांधी ने कुछ ऐसा व्यवहार किया था उनके साथ में जिसको लेके बहुत चर्चा रही थी। तो आपको क्या, उसके ऊपर आपकी मैं टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले आपने आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आपने उल्लेख किया, और उनके प्रति आप मैं कहना चाहूँगा कि असम के लोग उनको बहुत श्रद्धा से उनको याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हमको असम में उन्होंने बहुत मदद किया। एक है बोगीबिल प्रोजेक्ट और दूसरा है ढोलिया सदिया जो ब्रिज है। ये दोनों प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, और बहुत सालों से ये प्रोजेक्ट विभिन्न कारणों से, विशेष रूप से फंडिंग के अभाव से ये पड़े हुए थे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया, जिसके कारण जो एडिशनल जो फंडिंग आई उस आज वो प्रोजेक्ट उसी कारण से संपूर्ण हुआ। ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, ये भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है, जिसके कारण उस समय में बहुत प्राइवेट सेक्टर उभरा हमारे टाइम में। तो बहुत कुछ काम हुआ है। किसी हमारे विफलताओं के कारण कुछ हमारी खामियां थी, जिसके कारण लोग आज हमसे अलग हैं, पर क्या ये हमेशा ऐसी रहेगी? मुझे लगता नहीं है। ये वापस हम लोगों की सेवा में हम दोबारा लोग हमें मौका देंगे। जहाँ पर आप ये दूसरी आपने कहानी की बात की है, मैं वही मैं पूछना चाहूँगा कि इंटरव्यू का मुद्दा क्या है, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि जितने आपने अगर 10, क्योंकि ये हम हमेशा कभी सेंट्रल हॉल के आसपास भी मिलते हैं, राहुल जी से भी मिले हैं, आप लोगों से मिलते हैं, और जो बीजेपी के भी लोगों से भी मिलते हैं, और जो भी असम की या नॉर्थ ईस्ट की राजनीति जानता है, हेमंता बिस्वा शर्मा को जानता है, क्योंकि जो 20-22 साल का लंबा समय उन्होंने बिताया कांग्रेस में भी, और उसके बाद वो बीजेपी गए, तो वो किस्सा बहुत हुआ था और सबने उसको कवर भी किया था, सब जगह रही। तो वो किस्सा जो है वो उसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा जो भी हैं वो भी आपके
असम की कांग्रेस सरकार के अंदर एक अच्छी हैसियत रखते थे और दिल्ली की लीडरशिप के साथ भी उनका दखल था, तो आपको लगता है जो इस तरीके की बात वो कहते हैं उनमें सही दम होगा कहीं बात में? देखिए, मैं तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या आपने पूछा जब वे आए थे कि जब वो कांग्रेस में थे तो गुजरात के पाइप के बारे में उन्होंने क्या कहा था? प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री के प्रति किस भाषा का प्रयोग किया था? क्या आपने उनसे ये सवाल पूछा? तो ये इनसे आपको विभिन्न टाइम में आपको हेडलाइंस आपको मिलते रहेंगे। मेरा अफसोस ये है कि आज मेरा जो प्रदेश असम है, असम के विकास का कोई हेडलाइन आता है? असम में क्या शिक्षा में कोई विस्तार हुआ है? असम में उद्योग में कोई विस्तार हुआ है? असम में आज अमन चैन का विस्तार हुआ है? क्या इस प्रकार के खबर आते हैं? या मुख्यमंत्री ने ये फलाना बोला उस प्रकार के खबर आते हैं? मुख्यमंत्री आए, उनके वो अपने किस्से अलग अलग सुनाए, हेडलाइन ले, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा प्रदेश आज ना शिक्षा के विषय पर का नाम उल्लेख होता है। आज मेरा प्रदेश का नाम किस संदर्भ में उल्लेख होता है? 2 गृह राज्य के पुलिस अफसरों में फायरिंग, अल्फा की रिक्रूटमेंट हो रही है। आज NRC को लेकर लोग उत्तेजित हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध आज आंदोलन हो रहा है। मैट्रिक सेबा जो हमारा स्टेट बोर्ड है एजुकेशन, उसका पेपर लीक हो गया है। तो ये है वास्तविक स्थिति। तो मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जितना वो हेडलाइन में आना चाहे वो आते रहें, लेकिन मेरा प्रदेश विकास के कारण भी हेडलाइन में आए। 25 में से 18 सीट ले गई NDA नॉर्थ ईस्ट में। 2024 में कितने ले जाएगी आपके हिसाब से? बहुत कम। देखिए, 2024 और आज में बहुत समय है और 1 साल है बस। राजनीति में 1 महीना भी बहुत ज़्यादा होता है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले मीडिया में राहुल गांधी जी के प्रति एक बहुत अलग सोच था। व्यक्ति वही है, लेकिन 2 या 3 महीने के पदयात्रा के बाद आज मीडिया राहुल गांधी जी के प्रति बहुत अलग बात करती है। तो इसीलिए आप कहते हैं कि 9 महीने हैं, वो 9 महीने भी बहुत लंबा समय है। इस 9 महीने में बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। आज पार्लियामेंट में ही देख लीजिए, एक क्या JPC की प्रोब हमने क्या मांग कर ली। जब ऐसे कितने JPC हमने कांग्रेस में UPA के टाइम में हमने उनको अनुमति दी कि वो काम करे, बैठक हो उस पर, लेकिन एक JPC के कारण आज सत्ता पक्ष, ये मीडिया पूछती है कि नहीं पूछती मुझे पता नहीं, पर आज सत्ता पक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही। पिछले हफ्ते से पार्लियामेंट तभी चलता है जब सत्ता पक्ष के मंत्री कुछ बोलना चाहें, और जब विपक्षी दल का बोलने का अधिकार का समय आता है तब माइक ऑफ हो जाता है, पार्लियामेंट नहीं चलता है। तो क्या आपने ऐसा माहौल देखा है कि एक रिपोर्ट के कारण, एक JPC के कारण आज भाजपा की पूरी मंत्री आज अडानी एक ग्रुप को डिफेंड करने में लगी है, और उसी के कारण जिस राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में अडानी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के करीबी रिश्ते को जो पर्दाफाश किया, आज उसी के कारण आज उनके घर के बाहर दिल्ली पुलिस और विभिन्न प्रकार के ये हरासमेंट की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं तो सोचता हूं कि आज राहुल गांधी जी आज के सामने ये जो इतना जो प्रयत्न कर रही है, सारा का सारा ये फिजूल प्रयत्न है। पिछले साल भी भाजपा ने सोचा कि ED में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 7 दिन, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे राहुल जी को बैठाकर वो राहुल जी को मानसिक रूप से उनको दिक्कत पहुंचाएंगे, कष्ट पहुंचाएंगे, लेकिन उसके बाद भी पश्चात भी राहुल जी मुस्कुराते हुए आए हैं। तो आज के माहौल में बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। समय 2024 तक बहुत समय है। आप विश्वास करिए कि भारत की जनता पर, और हमारा विश्वास है कि वो आने वाले समय में उचित सिद्धांत लेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की आपने जिक्र किया, तो why didn't it go to the northeast of India? Why didn't it go to why isn't he walking for 365 days? Why isn't, अगर हम एक ऐसा रोड बनाए। You are from northeast India, that's why I'm asking you. For everything you are asking. You are a leader from northeast India, right? There are 7 + 1, 8 states. I'm asking you for your state. You are considered very close to Rahul Gandhi. We see all the time in parliament, you're seated next to him, you're walking next to him, but you were not there. He's not gone to the northeast. Why is it of no interest to him? Why I'm replying in the way I'm replying? Because in every question of yours, you're trying to portray as if Congress doesn't give importance to Northeast. Doesn't. That is your perception, madam. I have already given you... That is why the numbers are not coming. That is your perception. I have already given you umpteen examples, right from the history to infrastructure. Today.
I have already given you umpteen examples how important the Northeast is. Rahul Gandhi was the first leader who understood the gravity of Citizenship Amendment Act और उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी, तो हम सिटीजनशिप एक्शन एक्ट को हम इसको खारिज करेंगे. तो ये आप प्लीज़ ये मत समझिए कि राहुल जी और वर्तमान की कांग्रेस पार्टी उत्तर पूर्वांचल को श्रेय नहीं देती, सम्मान नहीं देती. जहाँ तक भारत जोड़ो, अगर आप रूट की बात कर रहे हैं, the route of Bharat Jodo Yatra, you're trying to correlate with Congress giving importance to Northeast. How are they related? You're trying to do a historic yatra. It's a superhuman effort. It has taken close to 4 months. It's 4,000, close to 4,000 kilometers. Is he going to come to Northeast India for a yatra again, or is anybody from the... Are you planning a yatra? There was some talk that there will be one from east to west. What about that? Well, we all want him to do a yatra. We all want to do a yatra because the yatra enthused us, and the yatra was a ray of optimism in a sea of negativity. The people of India looked at this yatra and saw that it was not a Congress yatra. So many apolitical people, वे लोग जो कांग्रेस की विचारधारा से अलग हैं, परे हैं, वो भी इस यात्रा में आए और बहुत लोगों को इस यात्रा के द्वारा वो पुरानी भारत की याद आई, जिस भारत में हम सभी विभिन्न विचारधारा के हो सकते हैं पर सभी के बीच में सम्मान और सद्भावना है. इसीलिए आपने देखा कि इस विदेश में एक महिला ने जो एक विपरीत राजनीतिक बैकग्राउंड से आती है, उन्होंने भी यही कहा कि आज वो आई हैं क्योंकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को अप्रिशिएट किया, जबकि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड अलग है. लेकिन उन्होंने भी कहा कि आज के भारत और पुराने भारत में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क देखते हैं. तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ राहुल जी का यात्रा नहीं था, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का यात्रा नहीं था, वो उन सभी लोगों का यात्रा था जो उस भारत की याद करते हैं जिस भारत में वो पढ़े बड़े हुए और उस भारत को लौटाने की आज संघर्ष में है. सर वही एक्चुअली मैं मैम के एक बात को बस थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि हमारा कोई ये कभी ध्येय नहीं है कि हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपने नॉर्थ ईस्ट को नहीं इंपॉर्टेंस दी हुई, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो होते हैं वो सामने बताते हैं. क्योंकि मैम हमारी संपादक हैं लेकिन मैं कांग्रेस बीट का रिपोर्टर हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में CWC में कितने लोग हैं नॉर्थ ईस्ट से, कितने जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस हैं नॉर्थ ईस्ट से, जहाँ पे इंपॉर्टेंस अगर आपने दिल्ली संगठन में भी तो आप देंगे. इतनी डिस्पैरिटी है. दिल्ली से लगभग 1.5 दर्जन लोग AICC के ऑफिस बेरर्स हैं, हरियाणा से लोग ऑफिस बेरर्स हैं, CWC मेंबर्स हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस हैं, लेकिन वाई देर इज नोबडी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. संगठन में भी तो आप देंगे, विश्वास कैसे जीतेंगे? आप बंगाल के इंचार्ज थे, आप पश्चिम बंगाल के मुझे इंचार्ज समझ नहीं आता, आपने मुझे बुलाया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे डिप्यूटी लीडर बनाया है जी, मैं असम से डिप्यूटी लीडर, आज असम का एक प्रतिनिधि, आज कांग्रेस के जिस इतना लंबी इतिहास में असम से मैं एक डिप्यूटी लीडर हूँ. CWC में हमारे मणिपुर से बड़े लोग हैं, हमारे गायखनहाम जी हैं, मिजोरम से लालथंग वाला जी हैं. हाँ, आपने बोला कि हमने नबाम टूकी जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनको हमने क्या बोलते हैं एक नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का हमने अध्यक्ष बनाया है. तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैं भी अपना उत्तर दे सकता हूँ. तो इसीलिए ना मेरे आपके सवालों से कोई आपत्ति है, ना आपको मेरे उत्तर से भी कोई आपत्ति होनी चाहिए. Right. We were talking about your parliament stint. You know, you took part in this Mehengai Par Halla Bol rally in the country. You do step out of state politics in the national scene, but barely. You try and focus mainly on your area, even though you're an MP from a very large state. You're still seen in the shadows of Rahul Gandhi. You're a 2-time MP. How come you don't take part in national level politics that much? See, I am, once somebody asked me that, what is your priority as a politician? And I said, my constituency first, my state and my region second. And third is my nation and representing my nation abroad. So therefore, in everything, my constituency will always would allow me or would tell me or urge me to spend more time at home. Because I still feel that, there's so much to be done. And I, as a young person, I really want to do a lot more. I feel that I have to learn a lot more. I look at the parliamentarians across all political parties and the wisdom they have, the knowledge they have of their constituencies. I wish
आई कुड बी लाइक देम। जब मैं देखता हूँ कि बिहार का एक सांसद पार्लियामेंट के खड़े होकर जब बोलता है कि मुझे रेल लाइन चाहिए क्योंकि यहाँ से वहाँ ये कष्ट है, फिर वहाँ से वहाँ प्लेटफॉर्म है, मतलब आप सोच सकते हो कि उस सांसद ने अपने लोकसभा क्षेत्र को कितनी करीबी से जाना है कि वो रेल लाइन कहाँ कहाँ से जानी चाहिए, उस बारीकी से वो अपने क्षेत्र को जानते हैं और उस क्षेत्र के मांगों को प्रकाशित कर रहे हैं। तो मेरी भी ये अपेक्षा है कि बहुत लोगों ने बहुत एक आशा के साथ मुझे संसद में भेजा है। विशेष रूप से जो मेरे पिताजी के प्रति लोगों का प्रेम है और उसके कारण मुझे लोगों का प्रेम मिला है, आशीर्वाद मिला है। लेकिन मेरा ये भी प्रयत्न है कि मुझे अपनी भी एक छवि, अपनी भी एक सिग्नेचर मेरा होना चाहिए। जब मैं इस राजनीतिक या जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मैंने कुछ अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ किया जो हमेशा के लिए रह जाएगा। उस प्रयत्न में मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय क्षेत्र में दें। लेकिन मैं आभार प्रकट करता हूं कि बहुत ही कम समय में मुझे कांग्रेस पार्टी ने स्पोक्स पर्सन का दर्जा दिया, इलेक्शन स्क्रीनिंग कमिटीज़ का दर्जा दिया। कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में मुझे स्टेट्स का इंचार्ज होने का, प्रभारी होने का, बंगाल, मणिपुर, सिक्किम, अंडमान का प्रभारी होने का मुझे मौका दिया। और विभिन्न मुझे जो हमारे प्लेनरी सेशंस होते हैं उसमें विदेश नीति पर वक्तव्य रखने का मुझे अनुमति दी। और सबसे बड़ा, जो एक कम उम्र के व्यक्ति को, उत्तर पूर्वांचल से आता हुआ एक व्यक्ति को डिप्यूटी लीडर का ये जो दर्जा दिया, मैं उसके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और हमेशा मेरा प्रयत्न रहता है कि मैं अपने दल के लिए और करूं और अपने पार्टी और अपने जो राज्य में जो हमारे दल हैं उसके लिए और करूं। So what do you think is the USP that you got so much from the party that you are saying? Is it because of the respect that they have for your father's contribution, or did they see in you a spark that you are the future for the party, your kind of politics, which is understated and mild, staying in the shadows? You're not that aggressive kind of a politician, if you know what I mean. I'm only aggressive when it needs to be. No, you're not. So if You're very, very mild-mannered. Let me tell you, this is our interpretation of your politics. Thank you. So you are very mild-mannered. So for you to reach this stage where you yourself have listed out that what your party has done for you, do you think to a large extent it is because you are considered somebody who's a continuation of your father's style of politics? I think this party is always promoting young talent. I think ये खूबी इंदिरा जी की थी। उन्होंने मेरे पिताजी जो बहुत कम उम्र में, वो भी जब असम से जब सांसद होकर आए तो पहले ही उनके टर्म में उनको जॉइंट सेक्रेटरी इंचार्ज NSY यूथ कांग्रेस का दिया, उस समय राजीव गांधी जी के साथ काम करने के दिया। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में ये एक संस्कृति है कि हमको उभरते हुए लोगों को सहराना है, उनको मौका देना है ताकि वो सीख पाएँ और वो कांग्रेस के सिद्धांतों में और पक्के हों और अपने क्षेत्रों में काम कर पाएँ। तो मुझे लगता नहीं कि ये आज की कांग्रेस पार्टी की संस्कृति ही ये पहले से रही है। चाहे आप राजीव जी की बात करें, चाहे आप इंदिरा जी की बात करें, चाहे राहुल जी की बात करें, चाहे आज खड़गे जी की बात करें, तो हमेशा ये हमारा प्रयत्न रहता है कि अलग अलग हमारे, चाहे राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, हमें जो नई पीढ़ी है उसको हमको साथ में लेना है। But Gaurav where? You're losing young talent. You lost Jitin Prasada. You lost Jaiveer Shergill. These are all young people, your contemporaries only. And Sushmita Dev. And you also lost people who were Rahul Gandhi's age group. There was Scindia who went out. I mean, I can list so many people who went out because there's a frustration that they're all feeling. It's not just because of power. You can say that, okay, they wanted power. But many of them are sitting outside. They're not part of the power scheme at all. See, I don't want to take anyone's names. That's why I took the names. You're welcome to. But I am not going to take anyone's name because I have not come here to your studio, Smita ji, for a tu me session. But all I can say is कि कांग्रेस के सागर में कुछ लोग गए हैं तो बहुत कुछ लोग आए भी हैं। अगर आप राज्यसभा में आप देखें तो हम केरल से हमारी एक जेबी माथर एक उभरती हुई एक सितारा के रूप में आए हैं। मेरा दोस्त आज इस दुनिया में नहीं रहा, पर राजीव साटव महाराष्ट्र से एक बहुत ही शक्तिशाली एक भविष्य के नेता को हमने
खोया हुआ है। तो इस कांग्रेस के इस महानदी इस सागर में कुछ लोग ने अगर हमें अलविदा किया है, तो बहुत से लोग आए भी हैं जो उनके स्थान उन्होंने लिया है। शायद उनका भविष्य उन चमकती हुई सितारों से और भी ज़्यादा चमकता हुआ हो सकता है। बट सर, कांग्रेस आपको लगता नहीं है इससे नुकसान होता है? आप स्पेंड करते हैं बहुत कुछ, जैसे आप एग्जांपल आपने इंदिरा जी का दिया, तो मैं बहुत सारे नाम आपको गिनाऊंगा हर स्टेट वाइज। जैसे अगर आप असम से आप तरुण गोगोई साहब का नाम गिनाते हैं, तो आप गुजरात से आप अहमद पटेल का नाम गिनाते हैं, राजस्थान से आप अशोक गहलोत का नाम गिनाते हैं, आप गुलाम नबी आज़ाद का नाम वहाँ से गिनाते हैं, जम्मू कश्मीर से आप, पंजाब से आप अंबिका सोनी का नाम गिनाते हैं। तो ये लोग वो थे जिन्होंने आगे कांग्रेस को आगे बिल्डअप किया, कांग्रेस में आगे रोल निभाए, इनको मौका मिला, ये आगे गए। लेकिन अब जब आप गिरा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के जो ज्योतिरादित्य सिंधिया आप ही के प्रोडक्ट थे, पूरी सरकार गिर गई। चाहे उन्होंने जो भी किया, आप नहीं उस पर कमेंट कर रहे हैं, आपके ऊपर है। जितिन प्रसाद एक प्रोमिनेंट ब्राह्मण फेस, जब आप ब्राह्मण फेस शीला दीक्षित को यहाँ से आप लेके जा रहे थे, तो वहाँ एक ब्राह्मण फेस आपका चला गया, ब्राह्मण वोट बैंक के लिए जो बहुत अच्छा साबित हो सकता था कांग्रेस के लिए, वो चला गया। आरपीएन सिंह चले गए, और आपका सुष्मिता देव आपकी स्टेट से हैं, वो चली गई। उनके भी फादर बहुत जो है रिनाउंड लीडर रहे, बहुत मजबूत लीडर रहे। तो आपको नहीं लगता कि ये नुकसान पार्टी का तो होता है, और वजह क्या है क्या नहीं, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ओपन छोड़ते हैं कि उनकी वजह क्या है वो जाने, लेकिन नुकसान होता है नहीं होता, ये आपको लगता है? देखिए सिद्धार्थ, बहुत चालाकी से तो ये कोशिश कर रहे हो कि मैं इन व्यक्तियों के बारे में जिनका आपने नाम उल्लेख किया है कि ऐसा कुछ हेडलाइन दूं ताकि आपके पॉडकास्ट के शुरुआत में जो इंट्रो होता है उसमें ये आ जाए, पर मैं नहीं देना चाहूँगा। दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस, वो तो हम निकाल लेंगे, वो आप करेंगे, वो आप एटलीस्ट आप जो एटलीस्ट मेरे कहे हुए बातें तो निकालेंगे, एटलीस्ट मौफ तो नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में अगर कुछ लोग गए हैं, तो ये जो जिन नाम का उल्लेख किया है, इससे पहले भी दिग्गज लोग हमारे पार्टी को हमने छोड़ा हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम में लोग ने हमको छोड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी विचारधारा एक समय पर अलग हो गई। क्या इससे कांग्रेस पार्टी को क्षति होती है? कुछ समय तक, कुछ सीमा तक, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, और ये मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि भारत का जो युवा पीढ़ी जो आ रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों तक, आने वाले समय तक वो एक ऐसे दल को पसंद करेंगे जो वो क्या पहनते हैं वो निर्णय लेंगे, वो किससे शादी करेंगे वो निर्णय लेंगे, वो पब में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, पब में जाते तो वो लोगों को भेजकर उनको मारपीट देते हैं? तो क्या भारत के युवा पीढ़ी इस ऐसे विचारधारा को कितने दिन तक उसको स्वीकार करेगी? कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के उनको और अधिकार दे, ताकि शिक्षा का अधिकार हो, चाहे सूचना का अधिकार हो। कांग्रेस पार्टी एक डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करती है, कांग्रेस पार्टी एक डायलॉग में बिलीव करती है। कांग्रेस विभिन्न भारत और विभिन्न प्रदेश और विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषाओं के स्वतंत्र उनके स्वेच्छ उनके जो विकास में विश्वास करती है। तो मुझे लगता है कि आप अगर कुछ नाम का उल्लेख किया है, पर इससे अगर आप ये कंक्लूजन निकालना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य नहीं है, मुझे लगता है कि सबसे जो हमारी ताकत है वो हमारी विचारधारा की ताकत है, और भारत का भविष्य कुछ समय बाद हमारे ही विचारधारा को दोबारा सेवा के लिए हमको वो मौका हमको मिलेगा। 2024 पे आते हैं. You're talking about the youth vote, right? In 2019, if that was the case, because before 2019 there were all these incidents which you were talking about, the pub attacks and things like that. Why is it that the youth voted for a much older Modi and not a much younger Rahul Gandhi? They didn't vote. And in over 100 seats, it is 1-to-1 fight. No other party is there in those over 100 seats. But they preferred to vote for a Modi for whatever reason in every state. In 2024, what do you think? Because now it's not as if Rahul Gandhi is a very young person. 5 more years have gone by. Do you still think that the young voters will vote for Mr. Modi, will choose Mr. Modi, or do you think that it's going to be different in 2024? You know, Smita, genuinely, I must say, I look at the youth vote in different age brackets, right? Because there is a youth, even if you look at 25 to 30-year-old, you consider that as young people, 20 to 25 as a young person, 15 to 20 is young, and below 15 is a different section of young.
And that's why you have all these different tags, Gen X, Gen Y, millennial and फलाना. जो 2014 2019 की आपने बात की, उस समय अगर एक भारत जहाँ पे बेरोज़गारी की समस्या बहुत बड़ी है, अहम है, उस समय अगर कोई व्यक्ति आके बोलता है कि आप चिंता मत करो, आपको नौकरी मिलने वाली है, जिस भारत में जहाँ की शहरों की अवस्था अच्छी नहीं है, अर्बन स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, अब उनको बोलो कि आप देखो हमको वोट दो, 100 स्मार्ट सिटीज़ बनने वाले हैं। उस भारत में जहाँ पे आप बोलो, जहाँ पे महिलाओं के प्रति आज भी वुमेन फील अनसेफ व्हेन दे स्टेप आउट ऑफ द होम्स और स्टेप आउट ऑफ द ऑफिस इन द इवनिंग, आप बोलो कि हम बेटी को बचाएंगे, तो नो डाउट people will feel that here's a party which has solutions, and they've given it time, and now they have seen that instead of taking action against those who commit crimes against women, this party in various cases end up supporting the perpetrators. Look at what happened in the Bilkis Bano trial. Look at what happened in Hathras. So there is a section where people are uncomfortable with. There is a section of young people who are saying like, listen, I don't want to feel angry all the time. At the end, I want to have a job. I don't want to feel anger towards any particular community or any part of India, whether it's the north, south, east or west. I want to have a job at my hand, and I'm not getting that. And they are saying that, listen, they're talking about this post-COVID recovery. क्या post-COVID recovery? बड़े कंपनियों का आज इकोनॉमिक जो उनका जो बैलेंस शीट है वो तो अच्छा हो रहा है, पर मेरा तो कुछ ने फ़र्क नहीं देख रहा. तो ये एक there's a sense of discomfort, a sense of disquiet which we sensed in Bharat Jodo Yatra, and I think that's why you might talk about age, but I think it's all in the mind, it's in the mindset, and I find that whether it's on our culture, on who we want to be, how we want India to be represented, on the actual, did we find solutions in the last 6-7 years to burning problems of unemployment? I think there are many factors for which I feel that the youth vote are going to shift away. Now, I hope that within the 9 months, we are able to do much more. We are able to go out, talk to them, engage with them, ideate with them, co-create the solutions with them. And I feel that, that would also give us the necessary momentum to get more of the youth vote in the future. So I hope we do that, and time will tell. Look, I know you're going to defend Rahul Gandhi, whatever I may say, so there's no point me asking you about this. But you, please go ahead. But you, as a young politician, you know foreign policy, you've dealt with it. If you were to go outside the country and represent India, would you say the same things which Rahul Gandhi said, which is asking Western democracies that, hey, why aren't you so concerned about what is happening in India? Would you say that? Would you take the same line that he did? I know you'll say the same thing that, oh, he didn't ask for intervention. I'm not getting into that debate. I'm not asking you to do that. I'm just asking that if you were to go and speak in a university, would you use the same tone, tenor, and would you also say the same thing about India? Okay. So let us look at what was the question to which Rahul ji answered. The question was, Rahul ji, आप ये बोल रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र को लेकर वहाँ की सरकार आक्रमण करना चाहती है. आप क्या चाहते हैं कि विदेश की सरकार, यूएस की सरकार, ब्रिटेन की सरकार, आप क्या क्या करना चाहिए उनको? ये प्रश्न था. उत्तर में राहुल जी ने क्या बोला कि ये देखिए, ये हमारा अंतर का मामला है और इसका नहीं again you're saying the same thing which everybody is saying. This is the third one. The first 24 hours later he said that. Can I go ahead? What he said in the university, I'm asking, not in the press conference. Can I go ahead? He said कि ये हमारा अंतर का मामला है. इसको अगर हमको सुलझाना है तो भारतीय ही इसको सुलझाएंगे. हाँ, अपने विभिन्न सरकारों की बात की, ये उनका मामला नहीं है, लेकिन जनसंख्या में भारत की आबादी आज लगभग 140 करोड़ है. तो अगर भारत में लोकतंत्र में की संस्कृति में अगर कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो क्योंकि हमारी जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या में हम 140 सबसे ज़्यादा जनसंख्या में हैं, तो भारत में होगा वो विदेश पे प्रभाव पड़ेगा ही. और हम शायद कुछ देख भी रहे हैं कि आज हमारे ही जो भारतीय की जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है पंजाब को लेकर, आज वो उसका हम दृश्य हम यूके में देख रहे हैं.
It's a very broad example, but it's an example of how internal politics is playing out in UK, is playing out in Melbourne and Canada as well. तो इन्होंने बोला कि so please don't assume that कि भारत की जो ये समस्या है भारत तक ही सीमित रहेगी. It's a democracy is a public good. I think that was a fantastic statement. Democracy is a global public good. We are all invested in each other's democracy. That was the answer. To which Bhajpa. No, forget Bhajpa. Na, tell me about you. Would you say this? I think it was a beautiful statement. If you were to go to a university, which statement do you have a problem with? Do you have a problem with India should solve its problem ourselves? No. You don't have a problem with that. No. Do you have a problem with to say that democracy is a global public good? Do you have a problem with that? You don't have a problem with that. Do you have a problem with saying that if democracy in India suffers, it will have a global impact, and therefore the country should take notice? Do you have a problem with that? To say that that democratic institute, that democracy is dead in India, dying in India, he said this several times. Do you agree with that? You're sitting in parliament, you're getting elected again and again. It's not as if, something happened in your constituency, ballot boxes got stolen, you didn't get elected, and so you have had a bad effect. You've taken part in election after election in different states you are taking part. Do you think democracy is dead in India? You see, you cannot compare dictatorship of the 80s with the dictatorship tactics of today. Maybe 80 के दशक में बूथ कैप्चरिंग होता है, आज के तारीख में सीबीआई इनकम टैक्स ईडी को भेजा जाता है. 80 के दशक में हो सकता है कि इलेक्शन में विरोधी दलों को प्रचार करने के लिए रोका जाता है. आज के मॉडर्न डे डिक्टेटरशिप में जब हम बोलते हैं राहुल जी को बोलने दो संसद में, तो हम सडनली माइक ऑफ हो जाता है. Which you've been told that it didn't happen, no? माइक ऑफ हो जाता है. आपने पिछले सत्र में आप ANI में हैं, आपने 4 मंत्रियों का आपने पार्लियामेंट के अंदर आपने भाषण उनका सुना रिकॉर्ड पे. विपक्षी दल का एक भी सुना? वो अपनी बात रख सकते हैं, उनका स्वतंत्र अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है. आज आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हाउस, डेमोक्रेसी रैंकिंग्स ऑफ द इकोनॉमिस्ट यूनिट, आज वो कह रहे हैं कि भारत में जो डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी है कम हो रही है. अब जब इकोनॉमिस्ट, अगर मोदी जी का कोई अच्छा स्टोरी आएगा तो मोदी जी सब दिखाएंगे कि देखो हमारी छवि कितनी बढ़ रही है. जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर हमारी रैंकिंग्स ऊपर होंगी तो मोदी जी बोलेंगे कि मेरे आने के बाद ये सब हुआ है. लेकिन जब ऑक्सफैम का कोई नकारात्मक रिपोर्ट आता है, इकोनॉमिस्ट का कोई नकारात्मक रिपोर्ट आता है, अगर फ्रीडम हाउस का नकारात्मक कोई रिपोर्ट आता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का कोई नकारात्मक रिपोर्ट आता है, HDI में हम अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में हम अच्छा नहीं करते, अच्छा ये एंटी नेशनल है, ये विदेशी साजिश है. Gaurav ji, So, you're from it NYU. suits them. You're from NYU. If NYU was to call you as an alumni, you go there, will you say there is dictatorship in India today and America should wake up and England should wake up and Europe should wake up because there is dictatorship in India and all our systems are down? As an alumni, just answer this question. Would you say this? Again, democracy is a global public good. It was a fantastic statement. I'm asking about you. Yes. Would you say this? I think that's a fantastic statement. If tomorrow... No, would you say that democracy is dead in India? I would say that this government is attacking democratic values. Please understand, I am being a patriot. I am on the side of India. This entire Bharat Jodo Yatra for which Rahul ji has been invited was about defending the idea of India, was defending constitutional values, was defending the idea of democracy and democratic principles. Criticizing the government is not criticizing the nation. Please. Fine. So Agreed. we've criticized. So who have we criticized? We have said it is the BJP and the RSS who are doing this. Now the BJP and RSS might have a different view. They can defend that, but so can I make my point. Why are they allowed to have their say in parliament? Why are we not allowed to have our say? So therefore, if the BJP is giving this narrative, that's fine. I mean, their prerogative is fine. But sometimes media asks me, अरे राहुल जी माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते? किस बात के लिए? मैं कहूँ स्मिता जी माफ़ी मांगो, आपने मेरा अपमान किया, माफ़ी मांगो. आप बोलेंगे क्यों मैं माफ़ी मांगूँ? मैंने ऐसा आपका अपमान नहीं किया गौरव जी. आपको मैंने आज यहाँ पे बुलाया है, आपको गर्म पानी पिलाया है, मैकरून्स और बिस्किट हमने दिया है आपको, हमने तो आपका अपमान नहीं किया. नहीं, आपने किया है, आप माफ़ी मांगो. आप तो नहीं करेंगे. तो वही आज पार्लियामेंट में यही हो रहा है.
पार्लियामेंट जो आज बजट सेशन चल रहा है, इज द मीडिया आस्किंग कि सत्ता पक्ष आज बजट सेशन को नहीं चलने दे रही। दोपहर के 2 बजे आपके बीट रिपोर्टर से पूछिए कल पिछले हफ्ते के शुक्रवार में क्या हुआ, आज के सोमवार में 2 बजे क्या हुआ। विपक्षी दल सारे बैठे हुए हैं, सत्ता पक्ष के सांसद खड़े होकर पार्लियामेंट को स्थगित करा रहे हैं। तो ये है पार्लियामेंट की स्थिति। और आप हमसे पूछ रहे हो कि हमको इनमें कुछ गलत बोला कि आज लोकतांत्रिक सिद्धांत, आज लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट की जो गरिमा है, आज मोदी जी के समय में धूमिल हो गई है। क्या हमने गलत बोला? Is that going to be the party line going into elections in 2024? Is that the main slogan, should I say, or main thrust of your party, that institutions have been monopolized, broken, and here is a party which is going to come and rectify that? Is that your line? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में Not Bharat Jodo, for 2024. मुझे समझ नहीं आता, मैं तो आपके प्रश्न में टोकता नहीं हूँ, तो आप मुझे क्यों टोक रहे हो? हाँ. ठीक है, तो जो मैंने भारत जोड़ो यात्रा में जो मैंने अनुभव किया कि 2 चीज़ें लोग ने आज एक्सेप्ट किया है। पहला, जो राहुल जी ने पहले बोला कि ये सूट बूट की सरकार है, उस टाइम सूट बूट की सरकार है, अब ये अडानी की सरकार है। लोग ये ज़मीन पे गांव में, मेरे असम में भी जाएंगे तो हाँ बोलेंगे, हाँ यार ये तो असम का एयरपोर्ट अडानी को मिल गया है 50 साल के लिए, कुछ वहाँ पे क्यों दिया है हमने, सारे एयरपोर्ट उनको मिल गए हैं। तो ये लोग जो सूट बूट की सरकार, आज के समय में अडानी की सरकार, अडानी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में गहरा संपर्क, क्योंकि फ़ोटो वैसे है, विजुअल कंटेंट इज़ देयर मैडम, विजुअल एविडेंस इज़ देयर। सो ये लोग आज एक्सेप्ट करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी विल बी लिंक टू द एम्प्लॉयमेंट मॉडल एंड द फ्रस्ट्रेशन दैट यंग पीपल आर सीइंग। अरे कि भारत के अमीर पिछले कोविड के समय और अमीर हो गए, अडानी और अंबानी और अमीर हो गए, 2 नंबर स्थान पे अडानी जी पहुंच गए, और भारत का युवा वहीं का वहीं है, भारत का मिडिल सेक्टर वहीं का वहीं है। ये हमने अनुभव किया, ये शायद हो सकता है। दूसरी बात ये है, जो मैंने आपको कहा उस उदाहरण में, कि एक विपरीत राजनीतिक परिवार से आई हुई एक महिला ने कहा कि मैं इस भारत को मैं नहीं पहचानती, इस भारत में अगर मैं उनके भावनाओं को व्यक्त करना चाहूँ तो इस भारत में, इस हिंसा और घृणा के भारत में मुझे घुटन हो रही है, इसमें याद नहीं कर पा रही इस भारत को। ये मेरा भारत नहीं है जिसमें मैं बड़ी हुई, इसके बारे में मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया। उस महिला को उस भारत जोड़ो यात्रा में जो हमारा जो मैसेज था ऑफ पॉजिटिविटी, अबाउट building, repairing the fault lines and repairing the damage that the BJP has done. Somewhere young people are connecting with that, and a lot of people have connected with that. So I think that these two would be very critical themes. If you talk about democracy, I feel that I feel that would also be a critical message. पंचलाइन क्या होगा, स्लोगन क्या होगा, आप दोबारा जयराम रमेश जी को बुला लीजिए। Bharat Jodo was electoral, that means, no? No, it wasn't. Because you just answered me with Bharat Jodo only, no? Electoral means Bharat Jodo Yatra was not about, please vote us in Gujarat. Bharat Jodo Yatra was not about please vote us in Himachal. Bharat Jodo Yatra was not in the elections in Northeast, please vote us there, or in the elections in Karnataka, please vote us there, or please vote us in 2024. Bharat Jodo Yatra was a platform, was an amazing example of a people's march in which, facilitated by one political party, but people of all ages, people of all backgrounds could just come. I have walked with Rahul ji. I have myself seen कि सड़क पे कुछ लोग थे, कुछ बच्चियाँ थी, वेव कर रहे हैं, उन्होंने बोला उनको आने दो, और वो आए, उन्होंने अपनी बात रखी। और इसीलिए मुझे लगता है कि इट वाज अ हीलिंग, इट वाज अ मोमेंट ऑफ हीलिंग, एंड इट वाज, जैसे कि उन्होंने, राहुल जी ने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि वो आज इस घृणा के वातावरण में वो जो प्यार बांटने आए, वो एक प्यार का, एक सद्भावना का, वो भारत, जिस भारत को हम याद करते हैं, पहचानते हैं, उस भारत की रक्षा के लिए वो एक मार्च था जिसमें सभी ने भाग लेने का मौका मिला। तो सर, अब अगर लबोलुबाब समझा जाए तो मतलब आपने बता दिया कि इन लाइंस पे आप, मतलब और भी ब्रॉड बात कर सकते हैं, लेकिन इन लाइंस पे आप चलने वाले हैं 2024 के लिए, तो हम ये मान के चलें कि फिर फेस भी शायद राहुल गांधी ही होंगे कांग्रेस की तरफ से। देखिए, अगर आपने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो अपने वक्तव्य सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वक्तव्य सुना, आज के तारीख में हम बार बार ये कह रहे हैं कि आइए सब विपक्षी दल हम एक साथ होकर बातचीत करें, काम करें। एक दूसरे को टिक्का टिप्पणी करने से हमें अपने दल को
विपक्षी एकता से अपने स्वयं के दल को विस्तार करने में हम ज़्यादा उसको महत्व देते हैं, उससे हटकर क्या हम विपक्षी दलों के बीच में एक हमारी विचारधारा अलग हो सकती है कि क्या हम एक प्लेटफॉर्म आ सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा ज़ोर है, ज़ोर रहेगा। और साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा में ये तो हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो उसमें जो हमारी संगठन को शक्तिशाली हम करने का अवसर मिला, वो भी हमारा प्रयत्न रहेगा। विपक्षी एकता सिर्फ अकेले में काफ़ी नहीं है, विपक्षी एकता के साथ विपक्ष की शक्ति भी बढ़ाना ज़रूरी है। और कहीं कहीं हम एकता में इतना ध्यान देते हैं, लेकिन शक्ति को हम अपने दलों की शक्ति को हम और कैसे, सांगठनिक शक्ति को और कैसे बढ़ाना चाहिए, उस पर भी हमको ध्यान देना है। उसको हमने पिछले साल के उदयपुर के शिविर में इसको हमने स्वीकारा, और मुझे लगता है वही हम आने वाले समय में करने वाले हैं। और जहाँ तक आपने बोला कि ये दायरे में हम खेलने वाले हैं, ये नहीं कहा मैंने, ये कहा कि मैंने अनुभव किया कि लोग आज इन मुद्दों को बारीकी से समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मुद्दे उनके हृदय में शामिल हो रहे हैं। चेहरे की बात आप छुपा गए सर, क्योंकि चेहरे में ही विपक्ष और विपक्ष का फॉर्मेशन छुपा है। आपने जो आप इशारों में टीएमसी की बात तो कर रहे हैं, आप नहीं कह रहे, मैं बोल रहा हूँ टीएमसी की बात कर रहे हैं कि अपने आप को विस्तारवादी बात ना कहें, लेकिन टीएमसी तो साफ कह रही है कि राहुल गांधी टीआरपी हैं प्रधानमंत्री मोदी की, वो रहेंगे विपक्ष का फेस, तो बिल्कुल हम प्रधानमंत्री को अटैक नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव भी बराबर में खड़े हैं, वो सब कह रहे हैं फेस बाद में देखा जाएगा, कोalition के लिए आइए। बीआरएस एक अलग लाइन पे है, तेलंगाना में आप उनके साथ अलग लाइन पे चल रहे हैं। लेफ्ट पार्टीज, आप बंगाल के इंचार्ज रहे हैं, बंगाल में आप साथ हैं, त्रिपुरा में आप साथ हैं, लेकिन आप केरल के अंदर अलग चलते हैं। उसके ऊपर आप ये ज़रूर आप मुझे कह सकते हैं कि हम स्टेट वाइज अलग चीज जाते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे नहीं, मैं ये नहीं कहने वाला, आप चिंता मत करिए। नेशनल लेवल पे अगर हम कोई बस से उतरते हैं और तो हम दूसरा साधन मिलेगा, देश को दूसरा साधन देने के लिए आप लोग विपक्ष पूरा बंच तैयार करने की स्थिति में है, और उस बंच के अंदर जो मुख्य फूल, जो बड़ा चेहरा जो है वो कांग्रेस, और कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी होंगे क्या, ये पूछ। देखिए, ये सवाल का उद्देश्य ये है, जो संदर्भ जो मैं समझता हूँ जी, कि कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों को एक साथ नहीं कर पा रही और विपक्षी दल कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर पा रही। ये अगर संदर्भ, ये मैं समझता हूँ आपके प्रश्न में, और इस संदर्भ को मैं पूरी तरीके से नकारता हूँ, क्योंकि आपने पिछले अपने 4 या 5 पार्टी का उल्लेख किया है। 16-17 पार्टी हम साथ मिलकर हमने ईडी में अपने प्रोटेस्ट के दफ्तर में प्रोटेस्ट करने के लिए निकले। आपने कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं का नाम उल्लेख किया है। भारत जोड़ो यात्रा के समय बहुत से और राजनीतिक दल के नेता राहुल जी के साथ चले और उनको सहराया। तो इसीलिए ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दलों के बीच में एक समान सोच है। कुछ दल हैं जो आज के तारीख में उनका रवैया अलग है, वो उनकी स्वतंत्र उनकी सोच है। जहाँ पर बंगाल की बात आती है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, हाल में ही उपचुनाव हुए, टीएमसी हारी, वहाँ पे हम जीते, तो उस हार का चोट कहीं ना कहीं ममता जी की बातों में मुझे सुनाई दे रहा है। Okay. On that note, I will conclude this podcast. Thank you very much for being part of it, and wish you all the best for 2024. Thank you very much, Smita. Thank you for listening or watching this episode of ANI Podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.